हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, कल हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, सरल रेखा में गति। ठीक है। और हमने गति में स्टार्टिंग में यांत्रिकी, स्थैतिकी और गतिकी इनको परिभाषित किया। फिर हमने निर्देश तंत्र के बारे में बात की और गति की अवधारणा को समझा। ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारी अगली हेडिंग है वो सुनना आप ध्यान से। हेडिंग थी विमा के आधार पर गति का वर्गीकरण। विमा के आधार पर गति का वर्गीकरण कि विमा के आधार पर गतियां कितने प्रकार की हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि विमा के आधार पर हम गति को 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। कल की क्लास में लास्ट में एक्सप्लेन किया था भैया कौन कौन सी हैं। पहली तो होती है एक विमीय गति, वन डायमेंशन मोशन। फिर हम दूसरी पढ़ेंगे द्विविमीय गति और फिर तीसरी पढ़ेंगे त्रिविमीय गति। एक विमीय गति से क्या तात्पर्य है? कल मैंने आपको स्थितिकी और गतिकी के बारे में बताया। कोई वस्तु स्थिर कब मानी जाती है? अगर निर्देश तंत्र में वस्तु के निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित ना हो तो वस्तु स्थिर मानी जाती है। और यदि निर्देश तंत्र में समय के साथ वस्तु के निर्देशांक परिवर्तित हो रहे हैं तो वस्तु क्या मानी जाती है? गतिशील। तो गति के लिए वस्तु के निर्देशांक या वस्तु की स्थिति बदलनी चाहिए। अब अगर वस्तु का कोई एक निर्देशांक बदल रहा है या एक ही दिशा में स्थिति बदल रही है तो उसका नाम है एक विमीय गति। एक विमीय गति की बड़ी सरल परिभाषा है, ऐसी या ऐसी क्या कर सको, जब निर्देश तंत्र में, थोड़ा मोटा लिखते हैं ना, एक विमीय गति की परिभाषा है जब निर्देश तंत्र में समय के सापेक्ष वस्तु का कोई एक निर्देशांक परिवर्तित हो। यदि निर्देश तंत्र में समय के सापेक्ष वस्तु का कोई एक निर्देशांक परिवर्तित हो गई अगर, तो ऐसी गति एक विमीय गति कहलाती है। डेफिनेशन लिखिए आप। देखो, विमा का मतलब एक तरीके से दिशा और एक विमीय मतलब एक ही दिशा में गति। अब वो x दिशा में हो सकती है अगर x निर्देशांक बदलेगा, तो वो y दिशा में होती है अगर y निर्देशांक चेंज होगा, और वो z दिशा में हो सकती है अगर z निर्देशांक चेंज हुआ है ना। तो अगर निर्देश तंत्र में, भाई गति का मतलब ही क्या होता है? निर्देश तंत्र में समय के सापेक्ष निर्देशांकों में परिवर्तन। तो अगर निर्देश तंत्र में समय के सापेक्ष कोई एक निर्देशांक परिवर्तित हो रहा है तो ऐसी गति कहलाती है एक विमीय गति। एक बार लिखें आप, देख तो सही रहा है ना आपको? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ऐसी गति एक विमीय गति कहलाती है। इसके एग्जाम्पल सुनना ध्यान से। सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है
स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गति। देखो ये नाम आप बार बार पढ़ोगे अंडर ग्रेविटी, कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से ड्रॉप करता हूं, ध्यान से देखना इस चीज को आप, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे हाथ में चौक है और मैं इसको ऊपर से ड्रॉप करता हूं, तो जब आप इसको ड्रॉप कर रहे हो, मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्रारंभ में इसकी चाल कितनी है 0, तो जैसे आपने ड्रॉप किया तो ग्रेविटेशनल इसको नीचे की ओर खींचता है, गुरुत्वाकर्षण इसको नीचे की ओर खींचता है, इस पर त्वरण लगता है, उसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण, चर्चा करेंगे अपन आगे। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने छोड़ा तो ये लहर के नहीं आता है, एक स्ट्रेट लाइन में नीचे आता है, सरल रेखा में गति एक तरीके से। तो एक विमीय गति का नाम अपन सरल रेखा में गति भी कह सकते हैं, खैर कहने को तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गति, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, सीधी सड़क पर गति, ठीक है, नोट करिए। तो हेडिंग लिख लें आप, एक विमीय गति, और इसको लिख दीजिए जल्दी से। यदि निर्देश तंत्र में समय के सापेक्ष वस्तु का कोई एक निर्देशांक बदले, केवल एक निर्देशांक, ध्यान रहे कोई सा भी हो सकता है वो, तो ऐसी गति कहलाती है एक विमीय गति। ठीक है भाई। सेकंड देखिए, दूसरी गति की बात करें तो दूसरी गति लिखिए आप, द्विविमीय गति। दूसरी गति लिखिए आप, द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल मोशन, या इसी का दूसरा नाम होता है समतल में गति। तो एक विमीय गति का मतलब क्या था, केवल एक निर्देशांक में परिवर्तन हो, और द्विविमीय गति का मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे आप लोग, कि अगर निर्देश तंत्र में किसी भी, जिसकी आप बात कर रहे हो, समय के साथ 2 निर्देशांक बदल जाएं, अब वो 2 कोई से हो सकते हैं, x और y निर्देशांक बदलेगा तो वो x y तल, मैंने समझा रखा है आपको, तल का मतलब जिसमें 2 अक्ष हो एक तरीके से, y और z बदलेंगे तो y z तल में गति हो जाएगी, x और z बदलेंगे तो वो x z तल में गति हो जाएगी। तो अब डेफिनेशन लिखिए द्विविमीय गति की, कि यदि किसी निर्देश तंत्र में समय के सापेक्ष वस्तु के कोई से हो सकते हैं 2 निर्देशांक परिवर्तित हों। सुनना आप ध्यान से, यदि किसी निर्देश तंत्र में समय के सापेक्ष वस्तु के कोई 2 निर्देशांक परिवर्तित हों, ध्यान रहे, एक निर्देशांक बदलेगा तो एक विमीय, और 2 निर्देशांक बदलेंगे तो परिवर्तित हों, तो ऐसी गति द्विविमीय गति कहलाती है। द्विविमीय गति कहलाती है। क्लियर है ना? तो यदि किसी निर्देश तंत्र में समय के सापेक्ष वस्तु के कोई 2 निर्देशांक बदले तो ये गति है द्विविमीय। अब आप दिमाग लगाओ, द्विविमीय का मतलब जैसे ये एक्स अक्ष है
और ये आपका बाई अक्ष है। आप किसी बॉल को थ्रो करते हो बेटा, तो जब आप हाथ से बॉल को थ्रो कर देते हो तो आपने इसे बॉल ऐसे फेंकी तो बॉल कुछ इस तरीके से नीचे गिरती है। इस गति का नाम है बेटा प्रक्षेप्य गति। अपन पढ़ेंगे आगे इसी अगले चैप्टर में। प्रक्षेप्य गति में क्या हुआ, सुनना ध्यान से, कि बॉल आगे भी गई, मतलब एक्स डिस्टेंस चेंज हो रही है। पहले बॉल ऊपर गई और फिर बॉल कहाँ आई, नीचे, तो बाई डिस्टेंस भी चेंज हुई। एक तरीके से दो निर्देशांक बदल रहे हैं। देखो इस जगह पर एक्स, यहाँ ले लो, इस जगह पर एक्स ये है और बाई ये है। जैसे आप यहाँ पहुँच गए तो एक्स भी चेंज हो गया और बाई भी चेंज हो गया। तो इस तरह की गति को कहा जाता है द्विविमीय या फिर समतल में गति। दो नाम है इसके, द्विविमीय या फिर समतल में गति, है ना। तो सबसे बढ़िया इसका उदाहरण तो आप प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति, जैसे बंदूक से गोली चलते हैं, बंदूक से आप गोली चलाते हो तो वो भी एक प्रक्षेप गति का ही उदाहरण है। भाला फेंकना प्रक्षेप गति का ही उदाहरण है। तीर चलाना कमान से, तो तीर चला दिया, तीर चलने के बाद कुछ इस तरीके से तो गिरता है, तो ये भी प्रक्षेप गति है। तो ये सारे नाम प्रक्षेप गति में इंक्लूड हो जाते हैं भाई, है ना। सुनना ध्यान से, इसके उदाहरण देखना। तो सबसे पहले तो मैं एक ही नाम लिख दूं, फिर इसका मतलब जब पढ़ेंगे तो अच्छा और समझ लेंगे अपन। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रक्षेप गति के उदाहरण आप चाहो तो लिख लीजिए। तीर की गति, कमान से निकला हुआ तीर, तीर की गति। बंदूक की गोली की गति, ये कहानी समझ में आ रही है ना। अच्छा, घड़ी में सुइयों की गति, घड़ी में सुइयों की गति, बिल्कुल किसका एग्जाम्पल है भाई ये, घड़ी में सुइयों की गति द्विविमीय गति का एग्जाम्पल है, हाँ है ना। पेंडुलम की गति, झूले की गति, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर बस की गति, टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर। अब देखो इसमें एक समझने वाली बात है। आपको साहब जैसे बस चल रही है, मान लो बोर्ड बस पे चल रही टेढ़ी मेढ़ी, तो समतल तो हो ही गया, और अभी ब्रेकर आया और बस उछल गई, तो सर जी तो तीसरी डायमेंशन भी चेंज हो गई ना, तो उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं ना। वैसे आप सही है भाई, अगर बस सड़क पर चल रही है तो उसमें दोची वगैरह भी आती हैं, बस ऊपर नीचे भी हो जाती है, आगे बढ़ती है, दाएं बाएं भी घूमती है, त्रिविमीय गति हो गई एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। पर ऐसा नहीं है ना, अभी नॉर्मल में हम ये मानते हैं कि उस पर ब्रेकर वगैरह नहीं है एक तरीके से। तो टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर गति की बात करें तो वो द्विविमीय गति हो जाती है फिर ना, इत्यादि। तो एक तो हो गई हमारी एक विमीय गति और दूसरी हो गई हमारी द्विविमीय गति। द्विविमीय गति में कितने निर्देशांक चेंज होंगे साहब, दो निर्देशांक परिवर्तित होते हैं, ठीक है ना, लिख लीजिए। एक विमीय गति में केवल और केवल एक निर्देशांक बदलेगा, एक्स या वाई या जेड, और द्विविमीय में दो निर्देशांक बदलेंगे। अब वो एक्स भी हो सकता है, वाई हो सकता है, या फिर जेड, एक्स वाई हो जाए, वाई जेड हो जाए, या एक्स जेड भी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट नोट करते जाओ। प्रक्षेप गति अपन डिटेल में पढ़ेंगे पूरा चैप्टर एक तरीके से। और तीसरी गति जो आती है, त्रिविमीय गति या मुक्ताकाश में गति एक तरीके से। देखिए ये क्या समस्या है। एक विमीय गति में एक समय के साथ एक निर्देशांक बदला, द्विविमीय में कितने बदले, दो, और त्रिविमीय में बदल जाएंगे तीनों। जैसे उड़ता हुआ कोई पक्षी है, पक्षी जब उड़ता है तो देखो वो जमीन से ऊपर जाता है तो जेड बदल गया,
और हवा में भी वो दाएं बाएं मुड़ सकता है, एक्स और वाई तीनों चेंज हो जाते हैं उस समय। वायुयान की गति है। ये सारी गतियां कौन सी हैं? त्रिविमीय गति का उदाहरण है ना। तो यदि वही परिभाषा वापस से नोट कर लो डायरेक्ट, निर्देश तंत्र में समय के सापेक्ष वस्तु के तीनों निर्देशांक परिवर्तित हों, तीनों निर्देशांक परिवर्तित हों तो ऐसी गति त्रिविमीय गति कहलाती है। ठीक, एग्जाम्पल लिख लो। वायुयान की गति, कौमा पक्षी की गति, उड़ते हुए पक्षी की समझ जाना, इत्यादि। तो ये था विमा के आधार पर गति का वर्गीकरण। 3 भागों में बांट दिया आपने, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना भाई, बड़ा सरल सा टॉपिक है। अब सुनना ध्यान से आगे। आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक काफी सरल है, काफी इजी टॉपिकों में से है, और टॉपिक का नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों दूरी की। डिस्टेंस क्या है? सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए दूरी क्या होता है। दूरी मैं बड़े सरल शब्दों में इस चीज को समझाऊं। आप मान लीजिए कि पॉइंट ए से स्टार्ट हुए, प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं इस चीज को? जहां से हमने गति का अवलोकन स्टार्ट किया, जिस जगह से वस्तु ने चलना प्रारंभ किया, उसको हमने क्या नाम दिया? पॉइंट ए नाम दिया। निर्देश तंत्र देख लो, निर्देश तंत्र के हिसाब से देख लो। ऐसा समझ लिया आप, ये एक्स अक्ष हुआ, ये वाई अक्ष हुआ, और ये जेड अक्ष हुआ। ये मूल बिंदु है। कोई वस्तु पॉइंट ए पर थी स्टार्टिंग में, ठीक है ना। अब साहब वस्तु कुछ ऐसे चली, फॉर एग्जाम्पल्स इधर वस्तु चलती है 3 मीटर ऐसे, फिर 3 मीटर चलने के बाद में वस्तु इधर मुड़ गई अपनी, और ये चली 4 मीटर। गति है, ये बात तो समझ में आ रही है ना। निर्देश तंत्र में मूल बिंदु के सापेक्ष गति का अध्ययन कर रहा हूं, और समय के साथ निर्देशांक बदल रहे हैं। पहले ऑब्जेक्ट यहां था, ए से कहां पहुंच गया? बी पर, और बी से कहां पहुंच गया साहब? सी पर। ये वाली गति हुई। तो पहले तो ये समझो कि वास्तव में ये गति है। निर्देश तंत्र में समय के सापेक्ष स्थिति चेंज हो रही है। अब दूरी कहां है? तो देखे, जो रास्ता तूने तय किया ना, आप स्कूल से घर से स्कूल जाते हो या स्कूल से घर जाते हो, तो जिस रास्ते पर होकर चल के गए, मान लो आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 500 कदम है, आपने 500 डग चली, तो वो आपकी दूरी है। किसी दिन आप बड़े रास्ते से गए, 1000 डग चलनी पड़ गई, तो वो आपकी दूरी है। इस एग्जाम्पल से समझ, आप ए से स्टार्ट हुए और ए से बी गए 3 मीटर, तो फिर आप बी से सी गए कितने? 4 मीटर। और अब मैं आपसे बात करूं कि डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है। तो देख दूरी क्या है। दूरी का एक बड़ा सरल डेफिनेशन है, जो निश्चित समय में जो रास्ता आपने तय किया है,
आपने रास्ता तय किया, ए से आप बी गए साहब, और बी से कहाँ गए आप सी। तो दूरी क्या होगी, ए से बी तक की प्लस बी से सी तक की। ए से बी कितना है 3 प्लस बी से सी कितना है 4, 7 मीटर। दूरी कितनी है 7 मीटर। जो रास्ता आप तय करते हो, मैं तो ये कह रहा हूं, जो रास्ता आप तय करते हो, मान लीजिए आप पहले और भी किसी रास्ते से जाएंगे अपन, तो दूरी अलग अलग भी हो जाएगी ना। तो दूरी का मतलब है तय किए गए पथ की लंबाई। मैं आपको विस्थापन भी दिखा सकता हूं। उसके अंदर विस्थापन होता है, प्रारंभिक बिंदु कौन सा है ए, अंतिम बिंदु कौन सा है सी। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को सीधा मिला दो, ये विस्थापन है। अब ये चूंकि 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो ये कितना आ जाएगा 5 मीटर। पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज बन गया ना अपना। अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 25 का रूट कितना 5। तो विस्थापन कितना है 5 और दूरी कितनी है 7। तो दूरी की परिभाषा आपको समझ में आ गई ना। एक सेकंड, दूरी की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई ना। तो दूरी की डेफिनेशन है, मैं लिखता हूं, आप सुनना ध्यान से, एक एक पॉइंट समझा के लिखेंगे। तो दूरी में जो सबसे पहला पॉइंट बनता है वो बनता है किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में तय किए गए पथ, मतलब रास्ता की कुल लंबाई। बड़ी सरल परिभाषा है। एक तरीके से जो मेन परिभाषा है वो हो जाएगी तय किए गए पथ की कुल लंबाई, कॉमा लगाकर दूरी कहलाती है। अरे जितने समय की आप बात कर रहे हो, एक बार इसको नोट करो, जितने समय की आप बात कर रहे हो उतने समय में आपने कोई ना कोई डिस्टेंस तो कवर करी होगी ना। जो रास्ता आपने तय किया है उस रास्ते की जो कुल लंबाई है उसे क्या नाम दिया गया है साहब, दूरी कहा जाता है, दूरी कहलाती है। क्लियर है। आगे देखिए, क्वेश्चंस देखो और क्वेश्चंस के हिसाब से अपन आगे बात करते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को नोट करो और सवाल देखते हैं। मुझे सिर्फ परिभाषा के आधार पर सवाल देखते हैं। ये ध्यान रखना, जो रास्ता आप तय करोगे, जो पथ आप तय करोगे ना, उसकी कुल लंबाई ही दूरी है। सबको जोड़ लेना, दूरी बन जाएगी। अब सवाल के माध्यम से अपन 2-4 पॉइंट निकालते हैं, देखना। देखो क्वेश्चन देखना इसका एक। जैसे मान लीजिए, सरल सवाल से शुरुआत करते हैं। चित्र बना के देता हूं मैं आपको। मैंने कहा भाई देखो, एक ऑब्जेक्ट अपना इधर चला, ए से स्टार्ट हो रहा है और मैं तीर से दिखा रहा हूं, ए से लेकर वो बी पर पहुंच गया, ठीक है ना। और ए से बी तक वो चला, मान लीजिए आप 12 मीटर, ठीक है। फिर वो कुछ इस तरह मुड़ गया, सी तक पहुंच गया, और ये मान लो आप 5 मीटर, है ना। क्वेश्चन है दूरी क्या होगी, आपको डिस्टेंस निकालनी है। दूरी ज्ञात करनी, ये सवाल है ना। एक बार करके देखो और जवाब बताओ, देख क्या आंसर आएगा। हर एक सवाल ट्राई करना है भाई ना। ए से आप बी गए 12 मीटर चले, बी से आप सी गए 5 मीटर चले। आपको दूरी निकालनी है। इस सवाल के अंदर आपको दूरी निकालनी है ना। करिए दूरी दे। आंसर देखना भाई। दूरी का मतलब क्या है, तय किए गए पथ की कुल लंबाई। तो
तो इस प्रश्न के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपने कौन सा पद तय किया है, ए से लेकर बी तक, तो ए बी, प्लस बी से लेकर सी तक तो बी सी। तो आपकी जो दूरी है 12 प्लस 5 17 मीटर आ गई, 17 मीटर आ गई साहब। ऐसे दूरी निकाली जाती है। जो रास्ता आपने तय किया है ना उस सबको जोड़ दो। विस्थापन की बात करता तो शायद विस्थापन ये वाला हो जाता, पहला बिंदु और अंतिम बिंदु को बिल्कुल सीधा मिला दो तो 12 और 5 तो कितना आता, 13 मीटर बन जाता। अभी विस्थापन निकालना सीखेंगे, पहले दूरी को सीख लीजिए एक बार। 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, अंडर रूट में 144 प्लस 25 169, 169 का 13 आंसर आ जाएगा, है ना। तो दूरी का मतलब होता है तय किए गए पथ की कुल लंबाई। अब सुन ध्यान से दूरी के बारे में, इसको नोट कर ले। तो दूरी 17 मीटर है, मतलब दूरी को रिप्रेजेंट करेंगे हम डिस्टेंस डी से 17 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट होगा एस 13 मीटर। ये दो आंसर है ना। तो पहले पॉइंट देखते हैं, ध्यान से देखना। दूरी के बारे में कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं अपन देखते हैं, सुनिए ध्यान से। अच्छा, दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ा जाए तो शायद ठीक रहेगा, है ना। सुन ध्यान से। तो ऐसा करो, आप दो हिस्से करो कॉपी के, है ना, और एक और लिख दें आप दूरी, डिस्टेंस। और दूसरी ओर लिख दें आप विस्थापन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। है ना। तो दूरी और विस्थापन के संदर्भ में बात करते हैं। दूरी में पॉइंट नंबर 1 तो रहना पूरा भाई बोर्ड पे एक बार, हाँ दिख जाएगा। दूरी में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं ना। तो दूरी की डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई थी, अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई। याद रहेगा ना, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं पूरी, फिर सवाल देख लेंगे, ठीक है ना। तो वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, याद रहे जो रास्ता आपने तय किया है ना उसकी कुल लंबाई दूरी कहलाती है। और इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, विस्थापन कहाँ होता है पता है ना अपने को। अभी मैंने आपको एक सवाल कराया था, आप ए से लेकर बी गए थे, बी से लेकर आप सी गए थे, तो जो रास्ता कुल तय किया था वो तो दूरी थी, और प्रारंभिक बिंदु और इसको बोलेंगे बेटा अंतिम बिंदु के बीच की सीधी या ये न्यूनतम दूरी भी है ना एक तरीके से। तो इसकी डेफिनेशन बनती है प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु। रास्ते से मतलब नहीं है, रास्ते से मतलब नहीं है कि रास्ता कौन सा लिया। आप कहीं से भी आए, किसी भी रास्ते से आए, लेकिन विस्थापन को रास्ते से मतलब नहीं है। मतलब किससे, केवल पहला कहाँ से स्टार्ट किया और यात्रा कहाँ खत्म करी, है ना। प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम, या ब्रैकेट में बोल दे बेटा सीधी, न्यूनतम हमेशा लंबाई सीधी होती है, ध्यान रखना है ना। प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम लंबाई
न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाती है। ये नोट करिए आप एक बार। एक एक पॉइंट हो गया दोनों में ना, दूरी में भी एक पॉइंट हो गया हमारा और विस्थापन में भी एक पॉइंट हो गया भाई। नोट करिए, मैं चौक लेके आता हूं। दोनों की डेफिनेशन नोट कर लें आप पहले। दूरी तय किए गए प्रतिकूल लंबाई है, आगे देखिए भाई। एक एक पॉइंट हो गया इन दोनों में। दूसरा पॉइंट सुनना ध्यान से। दूरी चुने गए पथ पर निर्भर करती है। चुने गए पथ से मेरा मतलब क्या है बेटा, आप ए से लेकर बी गए, आप ए से लेकर कहां गए, बी, अलग अलग रास्तों से। एक दिन तो आप इस रास्ते से गए जो मैं बना रहा हूं, देखो ध्यान से, रास्ता नंबर 1। एक दिन आप इस रास्ते से गए, बड़े रास्ते से, रास्ता नंबर 2। 2 एक बहुत है। तो जब आप अलग अलग बिंदुओं से गए ए से बी तक, तो इस रास्ते की लंबाई कुछ और है, इस रास्ते की लंबाई कुछ और है, और जो रास्ते की लंबाई है वो तो दूरी होती है बेटा। मतलब दोनों रास्तों में दूरियां तो कैसी हैं, अलग अलग। विस्थापन की बात करना, पहला बिंदु ये रहा, अंतिम बिंदु ये रहा, तो विस्थापन ये लाइन है शायद जो मैं डैश डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जब भी आपको विस्थापन निकालना हो ना, तो आप तो पहले बिंदु को और अंतिम बिंदु को सीधा मिला दो, विस्थापन तैयार हो जाएगा। तो जब आपने अलग अलग रास्ते देखे, उनमें दूरियां कैसी थी, अलग अलग, पर क्या रास्ता बदलने से विस्थापन बदला क्या, ना। आप जैसे उदाहरण लीजिए, आप खेड़ली और कठुमर की बात कर लीजिए। आपको खेड़ली से कठुमर जाना है, तो पहला बिंदु फिक्स हो गया खेड़ली और दूसरा बिंदु फिक्स हो गया कठुमर। अब आप किन्हीं भी अलग अलग रास्तों से जाइए, विस्थापन पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दूरी हमेशा बदलेगी। आप मान लो सीधे सीधे गए तो दूरी कुछ और होगी, थोड़ा घूमकर गए तो दूरी कुछ और होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं रास्ता बदलूं तो रास्ता बदलने से क्या बदल जाती है, दूरी बदल जाती है, पर विस्थापन पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सेकंड पॉइंट आप दूरी में क्या नोट करेंगे कि दूरी चुने गए पथ पर निर्भर करती है। दूरी चुने गए पथ पर निर्भर करती है, समझ जाएंगे ना इसके मतलब। अलग अलग रास्ते लेने से दूरी कैसी हो सकती है, अलग अलग। और विस्थापन में सेकंड पॉइंट लिखिए, विस्थापन का मान चुने गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। एक बात, विस्थापन का मान चुने गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। कि किस पर निर्भर करता है, यह केवल वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। दो पॉइंट नोट करिए बेटे, दो पॉइंट नोट करो। पहले पॉइंट में हमने परिभाषा देखी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन, है ना। तो दूरी का मतलब है, लिखते रहिए आप,
तय किए गए पथ की कुल लंबाई, और विस्थापन का मतलब है पहले और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई या सीधी लंबाई। बस परिभाषाओं से ही अपन सारे क्वेश्चन कर देंगे, आप देखना ध्यान से। ये पथ पर निर्भर करती है और ये पथ पर निर्भर ना करके प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। तो बेटा एक नाम आएगा अवस्था फलन, आप आगे देखोगे, जो चुने गए पथ पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ पहली और अंतिम अवस्था पर डिपेंड करता है, अवस्था फलन। ऊष्मागतिकी में समझेंगे इस चीज को, है ना। अभी आप 2 पॉइंट तो नोट करें और देखिए। तीसरा पॉइंट, डिस्टेंस के अंदर तीसरा पॉइंट क्या लिखा जाए। अच्छा, दूरी अदिश राशि होती है, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती, पर विस्थापन की दिशा होती है। बताया ना आपको, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। देखो भौतिक राशियों को दिशा के आधार पर अदिश सदिश 2 नाम दिए गए हैं ना, सुनना ध्यान से इधर। जैसे मैंने भी आपको एक सवाल दिया था कि अपन 12 मीटर इधर चलते हैं और अपन 5 मीटर इधर चलते हैं, तो दूरी तो 12 + 5 कितनी हो गई, 17। और विस्थापन पहला बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, तो ये विस्थापन है। तो विस्थापन की दिशा होती है, ये जो विस्थापन है इसकी दिशा होती है, मीन्स ये सदिश है। और दूरी कैसी है, अदिश। अब अदिश है तो हम दिशा की बात नहीं करेंगे, पर सदिश है तो फिर दिशा बताओ। दिशा होती है बेटा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर, ध्यान रखना है ना। तो पॉइंट नंबर 3 आप नोट करिए, ये दूरी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है ना। दूरी कैसी राशि है साहब, अदिश। अदिश का मतलब इसमें हम दिशा की बात कभी नहीं करेंगे। जैसे आपको 17 मीटर लिखा हुआ है, केवल दूरी हो सकता है। 17 मीटर पूरब में लिखा हुआ है, विस्थापन होगा 100%, ध्यान रखना। और इसमें तीसरा पॉइंट, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। और सदिश राशि है तो दिशा भी होनी चाहिए, तो नीचे लिखो, स्टार लगा के लिख दो, विस्थापन की दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। दूरी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, विस्थापन सदिश राशि है। और सदिश है तो फिर कोई ना कोई दिशा होगी, और दिशा होती है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। पॉइंट नंबर 3, दूरी में कौन कौन से पॉइंट पढ़े। पहला परिभाषा, दूरी की परिभाषा है तय किए गए पथ की कुल लंबाई, और विस्थापन की परिभाषा है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी या न्यूनतम लंबाई। दूसरा पॉइंट अपने पढ़ा, दूसरा पॉइंट कौन सा पढ़ा था कि दूरी पथ पर डिपेंड करती है, रास्ता बदलने से दूरी बदल जाएगी, पर विस्थापन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। और तीसरा पॉइंट पढ़ा है कि दूरी है अदिश और विस्थापन है सदिश, और विस्थापन की दिशा भी मैंने आपको बताई, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। क्लियर। पॉइंट नंबर 4 ले लो, ये लो, मात्रक की बात कर लो। दूरी का SI या इसको MKS भी कह सकते हैं, मात्रक मीटर होता है बेटा, मीटर। MKS CGS पद्धति पढ़ी थी ना अपन ने, और CGS और याद कर लो, CGS मात्रक होता है
सेंटीमीटर। दूरी का जो MKS मात्रक है वो मीटर है, CGS मात्रक सेंटीमीटर है। पॉइंट नंबर 5 यहां भी सेम आएगा, बिल्कुल एज इट इज लिख देना है ना। विस्थापन का भी MKS मात्रक मीटर है, CGS सेंटीमीटर, क्योंकि है तो दोनों लंबाई ना भाई, दूरी भी एक लंबाई है, विस्थापन भी एक लंबाई है, और लंबाई के मात्रक काम आ जाएंगे। रिलेशन भी पढ़ लेना आप, 1 मीटर इज इक्वल टू 100, जिसे आप 10⁻²लिख सकते हो, सेंटीमीटर। और दूसरा 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीस 10⁻⁻² मीटर। ये इनका कन्वर्जन है। मात्रक दूरी के बहुत सारे होते हैं खैर होने को तो, पर आप MKS और CGS लिखें एक बार जल्दी से। 4 पॉइंट हो गए दोनों के, नोट करिए, नोट करोगे। ठीक है ना, तो 4 पॉइंट हो गए इन दोनों में। नेक्स्ट एक दो सवाल देख लेते हैं ना, उसके बाद और पॉइंट आगे बढ़ाएंगे, समझ के। तो एक क्वेश्चन देखिए आप, देखो ऐसा समझाओ, यहां पर लिखा हुआ है 0, यहां 40 मीटर, 80 मीटर, 120 मीटर, 160 मीटर, और यहाँ मान लीजिए 200 मीटर। फॉर एग्जाम्पल्स कोई अपन एक सवाल ले लेते हैं, और इन बिंदुओं को मान लो आप, इसको मान लो आप A, B, C, D, E और F। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं O से स्टार्ट करता मेरी यात्रा को तो इस तरह चलती, दो, जैसे मुझे O और A के बीच की लंबाई निकालनी पड़ जाए 40 है, B और D के बीच की निकालनी पड़ जाए तो 40 और 120 का डिफरेंस 80 है, कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन है निम्न अवस्थाओं मतलब स्थितियों में दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करो। कुछ कंडीशंस देने वाले हैं, इनमें दूरी और विस्थापन ज्ञात करने हैं अपने को, ठीक है ना। आंसर सॉरी क्वेश्चन ही दे दें पहले। फर्स्ट, आपने यात्रा O से स्टार्ट करी, मैं एरो लगा के लिख दूंगा ऐसे आप समझ जाना, और O से अपन C तक गए। बस पहला सवाल ये है, आपने अपनी जो यात्रा है, दिख रहा है ना पूरा क्वेश्चन बोर्ड भाई, अपन ने अपनी यात्रा O से स्टार्ट करी, यहाँ दिख रहा है, और O से स्टार्ट करके हम कहाँ तक गए, C तक। आपको दूरी निकालनी है और आपको विस्थापन निकालना है। तो दूरी देख, स्टार्ट यात्रा कहाँ से करी, O से, सॉरी A से, O से नहीं, A से यात्रा स्टार्ट करी और ख़त्म कहाँ कर रहे हैं, C पर। तो इस सवाल में जो दूरी है ना, दूरी तय किए गए पथ की लंबाई, और पथ आपने तय किया है A से C तक। A पर कितना है 0, C पर कितना है 80, दोनों का डिफरेंस 80 मीटर, दूरी है 80 मीटर। और अगर मैं विस्थापन की बात करूं, तो विस्थापन पहला बिंदु कौन सा है, A, अंतिम कौन सा है, C। पहला बिंदु A और अंतिम कौन सा है, C। पहले से अंतिम की ओर, तो जो विस्थापन हो जाएगा वो भी 80 मीटर ही होगा इस कंडीशन में। तो भाई मतलब जब वस्तु सीधी चल रही है, आप A से कहाँ तक गए हो, C तक गए हो, तो जितनी दूरी है उतना ही क्या है, विस्थापन। दूरी और विस्थापन कैसे हैं, बराबर। सेकंड कंडीशन देख, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। आपने अपनी यात्रा A से स्टार्ट करते हैं, A से स्टार्ट करी, A से आप E तक गए,
और ई से आप डी तक वापस लौट आए। ये देखो, चलो सवाल कह रहा है कि आपने अपनी यात्रा ए से स्टार्ट करी है, ए से आप ई तक गए हो और ई से डी तक वापस आ गए हो। अपन को दूरी निकालनी है, तो दूरी का मतलब होता है तय किए गए पथ की लंबाई। कौन सा पथ तय किया आपने? ए से आप कहाँ गए? ई, तो एक तो हो गया ए ई, फिर ई से कहाँ आ गए आप? डी, और एक हो गया आपका ई डी। यही तो पथ हुआ, जो जो रास्ता आपने तय किया है। तो ए ई कितना है? ए पर क्या लिखा हुआ है? 0, और ई पर क्या लिखा हुआ है? 160। 0 और 160 का डिफरेंस 160, प्लस अगर मैं ई और डी की बात करूं तो यहाँ 120, यहाँ 160, डिफरेंस निकाल लिया करो आप। तो कितना साहब? 40, तो 200 मीटर डिस्टेंस हो गया आपके साथ, 200 मीटर। अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, विस्थापन की बात करूं, तो पहला पॉइंट कौन सा है? ए। अंतिम पॉइंट कौन सा है? डी। ए ये रहा और डी ये रहा, ठीक है। तो ए पर क्या है? 0, डी पर क्या है? 120, डिस्प्लेसमेंट है 120 मीटर। देखो, जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा चल रहा था, मुड़ा नहीं था, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल थे। अब की बार डिस्टेंस कैसे आई है? ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट कैसा आया है? कम। और देखिए क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, आपने यात्रा ए से स्टार्ट करी, ए से स्टार्ट करके आप बी तक गए और बी से आप वापस ए तक आ गए। ये लो, आपने जो यात्रा स्टार्ट करी, ए से स्टार्ट करी, ए से आप बी तक गए और बी से आप वापस कहाँ पर आ गए? ए पर आ गए। तो आपको डिस्टेंस चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्टेंस क्या होता है? जो रास्ता आपने तय किया है उसकी कुल लंबाई, जो रास्ता आपने तय किया उसकी कुल लंबाई। तो ए से बी गए तो रास्ता हो गया ए बी, फिर अपन बी से ए गए तो रास्ता हो गया बी ए। इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। ए से बी, ए पर कितना है? 0, बी पर कितना है? 40, डिफरेंस कितना आएगा? 40। तो बी ए भी तो 40 ही होगा। मीन्स जो डिस्टेंस है वो आ गई 80 मीटर, 80 मीटर डिस्टेंस आ गई। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ध्यान से देखना है सवाल को। पहला पॉइंट ए है और अंतिम पॉइंट भी ए ही है। अब डिस्प्लेसमेंट होता है पहले बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। पहला बिंदु भी खुद ए है, अंतिम बिंदु भी खुद ए है, मीन्स विस्थापन 0। ध्यान रहे, विस्थापन 0 भी हो सकता है। और विस्थापन 0 कब होता है बेटा? जब कोई ऑब्जेक्ट लौट करके अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाए, जहाँ से चलना प्रारंभ किया था लौट कर वहीं आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आता है? 0। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं। कब? जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा चले और मुड़े नहीं, ए से सी। और देख ले, सवाल नंबर 4 देख ले। इक्वल वाला बताऊं, कहीं से स्टार्ट हो जा, सी से स्टार्ट हो गए साहब और एफ तक गए, ये सवाल है। तो आप सी से लेकर एफ तक गए, बिल्कुल सीधे गए हो, कहीं मुड़े नहीं हो ना। डिस्टेंस सी कितना है? 80, एफ कितना है? 200, डिफरेंस निकाल दे 120 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट सी, फाइनल पॉइंट एफ, डिफरेंस निकाल दे 120 मीटर, इक्वल आ रहा है। तो मतलब डिस्टेंस, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप कई बातें सीख जाओगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं, बराबर कब होते हैं? जब ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में गति करे और पलटे नहीं, वापस नहीं आए, सीधे चलता हुआ जाए, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। अदरवाइज डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा कैसी होती है? ज़्यादा होती है। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा? अगर ऑब्जेक्ट लौट कर वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाए। एक बार इन सभी क्वेश्चनों को नोट करो, क्वेश्चन लिख लो और नोट करो जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चन नोट करके अपन थ्योरी बनाएंगे ना।
ठीक है, और देखिए, नोट करते जाए भाई। सवाल तो बहुत सारे बन सकते हैं इसमें। 5वां क्वेश्चन और देखो, अपन सी से स्टार्ट हुए, सी से अपन ई तक गए और ई से अपन बी तक गए। इस सवाल को ध्यान से देखना, सी से स्टार्ट होकर ई गए और ई से स्टार्ट होकर कहाँ गए हम, बी। आपको डिस्टेंस चाहिए तो जो रास्ता तय किया है उस सबको जोड़ लो। सी से हम ई गए तो ये डिस्टेंस हो गया सी ई, प्लस ई से बी गए तो ये हो गया ई बी। इनको ऐड करके देखना, सी पर कितना है 80 और ई पर कितना है 160। 160 और 80 का डिफरेंस आ जाएगा 80, प्लस ई बी, ई कितना है 160, बी कितना है 40, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 120। ऐड करो 200 मीटर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखना, इसमें इनिशियल प्रारंभिक बिंदु है सी और फाइनल बिंदु है बी। तो प्रारंभिक से अंतिम अपोजिट दिशा में जा रहे हो। अब पहले तो प्लस एक्स में जा रहे थे, अब माइनस एक्स में हो। डिफरेंस कितना है इनका 40, पर बेटा डिस्प्लेसमेंट -40 आएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। अब तक नेगेटिव चिन्ह क्यों नहीं लगाया, आप देखना। कोई भी सवाल देखना, आपका इनिशियल पॉइंट सी था, फाइनल पॉइंट एफ था, सी और एफ, तो आपने ये वाली दिशा प्लस की मान ली, तभी तो आपने आंसर प्लस में दिया। पहले बिंदु से अंतिम बिंदु इधर दिशा में था, पर अब की बार पहले बिंदु से अंतिम बिंदु सी से बी आप इस दिशा में हो, तो अगर ये आपने प्लस मानी है तो फिर इसकी अपोजिट माइनस माननी पड़ेगी, तो डिस्प्लेसमेंट -40। हाँ, अगर आपने ये माइनस माना होता तो ये प्लस, मतलब अपोजिट साइन का आएगा, सीधी सी बात है। देख लीजिए, इन क्वेश्चनों को करने के बाद 2-1 पॉइंट आपके दिमाग में समझ में आ जाने चाहिए। पहला पॉइंट क्या आना चाहिए कि दूरी और विस्थापन एक अवस्था में बराबर होते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चल रहा है और वो लौट नहीं रहा है, वापस सीधा ही चलता जा रहा है, तो दूरी विस्थापन बराबर होते हैं, अन्यथा दूरी बड़ी होती है। और दूसरी बात, दूरी हमेशा प्लस की आती है। कोई सा भी सवाल देख लो आप, दूरी हमेशा किसकी आएगी, प्लस की आएगी। विस्थापन +-0 हो सकता है। पॉइंट नोट करें आप, 5वां पॉइंट। ये क्वेश्चन रोको जल्दी से, क्वेश्चन और भी करेंगे अपन, है ना, जल्दी करो। पांचवा पॉइंट ना, दूरी में, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा प्लस की होती है। दूरी कभी माइनस की नहीं आ सकती, ध्यान रहे। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। और विस्थापन में 5 नंबर पॉइंट लिखना, विस्थापन धनात्मक कौमा ऋणात्मक या फिर शून्य हो सकता है। दूरी तो ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव या शून्य भी हो सकता है। अब साहब 0 कब होता है, वो चीज़ भी इसके नीचे चला के लिखो कि यदि वस्तु लौटकर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए, मतलब जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था लौट करके वहीं आ जाए। यदि वस्तु लौटकर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए तो
विस्थापन शून्य होता है। शून्य होता है। दूरी हमेशा प्लस की, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। और शून्य कब आता है? अगर वस्तु लौटकर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो आपका विस्थापन 0 हो जाएगा। एक पॉइंट और लिख लेना आप चाहो तो, समय के सापेक्ष दूरी हमेशा बढ़ती है। ग्राफ में काम लेंगे ये चीज, है ना। दूरी हमेशा बढ़ती है। घट नहीं सकती दूरी। आपने एक कदम आगे बढ़ा दिया तो आपकी दूरी बढ़ती चल जाएगी। अब एक कदम वापस पीछे आओगे तो आपकी दूरी 2 कदम हो जाएगी। विस्थापन जरूर घट सकता है, बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है स्थिति पर। छठा पॉइंट है, विस्थापन समय के सापेक्ष घट या बढ़ सकता है। घट या बढ़ सकता है। नोट करें, ठीक है भाई। तो आज अपन इतना ही लिखेंगे ना। एक पॉइंट और रह गया। खैर, दूरी विस्थापन बराबर कब होते हैं, बड़ा कब होता है, कल देखते हैं इस पॉइंट को ना। जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। नोट कर लीजिए इसको।